तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोल्यूट ट्रांसलोकेशन में क्या क्या देखा था कि पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या है, जिससे हमें ये पता चला था कि सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन कहाँ होता है, फ्लोएम में होता है। पहली बात पता चली थी। और इसके बाद वेरियस थेरीज जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी थी कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको पता करने के लिए भी बहुत सारे थेरीज दिए गए, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस के थ्रू भी पता किया गया कि एक्चुअली में सोल्यूट ट्रांसलोकेशन कहाँ से होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। अब सोल्यूट ट्रांसलोकेशन में आज हम लोग जानेंगे कि सोल्यूट ट्रांसलोकेशन होता कैसे है और वो प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस के थ्रू। जैसे आपको पता है कि फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है और किसी पर्टिकुलर लीव्स में सपोज फोटो एसिमुलेट्स या जो भी कार्बन है वो बनता है शुगर के फॉर्म में, और उसको फिर क्या किया जाता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है, तो उसको हम लोग सोल्यूट ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो भी सोर्स सेल है, ठीक है, मतलब जहाँ पे ये फूड की सिंथेसिस हो रही है, वहाँ से उस जगह पे पहुंचाना जहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे फूड वो नहीं खुद से बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे पहुंचाना। तो या सोल्यूट ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक होती है फ्लोएम लोडिंग, और वो फ्लोएम लोडिंग होती है एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। और दूसरी इसके बाद फिर क्या होता है कि जब फ्लोएम में लोडिंग हो गई सॉल्यूट की, तो फिर उसको ट्रांसलोकेट करा जाता है, मीन्स की ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और फिर जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, तो फिर उसको रिक्वायर्ड जो भी प्लांट है या रिक्वायर्ड ऑर्गन है, वहाँ पे उस सॉल्यूट की अनलोडिंग की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस में क्या क्या होता है, सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में फ्लोएम लोडिंग और ट्रांसलोकेशन, फिर इसके बाद फ्लोएम अनलोडिंग होती है। और इस प्रोसेस को मींस आज के उसमें जो वैलिडेशन है वो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू इसको वैलिडेट किया गया है। तो हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सोल्यूट ट्रांसलोकेशन की बात करें तो इसमें एक होता है सोर्स सेल्स। सोर्स सेल्स क्या होती है, एरिया ऑफ सप्लाई, जहां पे कोई ऐसा ऑर्गन, ऐसा कोई प्लांट का पार्ट जो कि बना सकता है फूड को या शुगर को, तो उस शुगर को, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सप्लाई। जैसे कि मीजोफिल सेल्स हैं या मीजोफिल सेल्स में, या फिर आप ये कहिए कि लीफ हैं, तो लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो एनी एक्सपोर्टिंग organ that has photoassimilate in access to its own need, तो जो भी ऑर्गन अगर फूड की सिंथेसिस कर रहा है, फोटो एसिमुलेट बना रहा है, तो उसके पास अपनी रिक्वायरमेंट से एक्सेस होगा भाई, तभी तो हम किसी को देंगे जब अपने पास अपनी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकेंगे और हमारी नीड से कोई चीज बचेगी तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट में भी जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फोटो एसिमुलेट बनाते हैं, तो अगर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट से एक्सेस फोटो एसिमुलेट बचे हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि दे सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन को। तो उस जगह को कहा जाता है एरिया ऑफ सप्लाई, और उसको एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स सेल, ठीक है। जो देती है वो क्या होती है, सोर्स सेल। दूसरा सिंक, जो लेता है, जिसके पास कमी होती है। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, कमी किसके पास होगी, जो खुद से फूड नहीं बना पा रहे हैं, जो डिपेंडेंट है किसी पे। तो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जैसे कि स्टोरेज ऑर्गन। अब सपोज कि आप पोटैटो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एक स्टोरेज ऑर्गन है। तो वहाँ पे लीफ से फोटोसिंथेसिस होके जो भी शुगर है वो क्या होता है, उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है, तब वो पोटैटो हमें इस फॉर्म में दिखता है। अ सिंक में बी सोर्स, जो सिंक है अगर सॉरी, सिंक कभी सोर्स बन सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये पोटैटो ही है, तो आगे चल के ये जर्मिनेट भी तो कर सकता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कभी ये सिंक था और आगे चल के फ्यूचर में ये सोर्स भी हो सकता है। तो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन, सिंक में भी बिकम सोर्स, इट कुड बी अपवर्ड। अपवर्ड जैसे कि अब आपको पता है कि सपोज आप पोटैटो देखते हैं तो उसमें ऐसे बर्ड होते हैं, यहीं पे स्प्राउटिंग होती है, ठीक है। अब फ्यूचर में यहाँ पे जब स्प्राउटिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन, स्प्राउटिंग होके बाद में इसमें प्लांट भी निकलेगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो पोटैटो, जिसमें कि ये कभी सिंक हुआ करता था जब इसको जरूरत थी, अब आज की डेट में ये क्या हो गया, सोर्स बन गया, क्योंकि ये जो जर्मिनेटिंग सीड है, जो भी जर्मिनेट कर रहा है ये प्लांट,
प्लांट इसको ये अपवर्ड मूवमेंट में सॉल्यूट को ट्रांसलोकेट कर रहा है। या मान लीजिए कोई सीड ही है, सीड को कभी तो रिक्वायरमेंट थी तो उस समय ये सिंक था, लेकिन जब ये जर्मिनेट करता है तो उस समय ये सोर्स बन जाता है। तो कोई भी सिंक सोर्स बन सकता है। और उस केस में इट कुड बी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉट बाय ग्रेविटी। और आपको पता है कि हमने पहले ही बता दिया कि सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन ग्रेविटी वाला प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब ये तो आपने समझा कि सोर्स और सिंक क्या है। सोर्स वो जिसके पास जो फूड सिंथेसाइज कर रहा है, जिसके पास एक्सेस है, वो सोर्स है। सिंक जिसको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अब जो एसिमुलेट्स बनते हैं वो सोर्स से सिंक तक जाने में 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं? फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम लोडिंग कैसा है? अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस अभी हम आपको आगे बताएंगे। सपोज ये मेसोफिल सेल्स हैं और ये हमारी हैं फ्लोएम, मींस की कंपेनियन और सीव ट्यूब एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेसोफिल सेल्स बगल में है और यहीं से यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया कि शॉर्ट डिस्टेंस है। तो फ्लोएम लोडिंग क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसफर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मेसोफिल सेल्स टू फ्लोएम। शुगर इज, अब शुगर इज यहां पे लिखा है 1.5 to 2 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब कि सपोज ये मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, ये सीव सेल्स हैं, मतलब फ्लोएम की सेल्स हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा शुगर का। कहाँ पे? फ्लोएम सेल्स में बहुत हाई है, इसके बावजूद फिर भी क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये कहा गया कि फ्लोएम सेल्स में हो सकता है शुगर 1.5 to 2 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो फिर भी शुगर क्या होता है? लोड होता है, फिर भी लोडिंग हो रही है। तो अगर ऐसी लोडिंग हो रही है तो आप इस चीज को ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि यहाँ पे फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा। मेसोफिल सेल्स में कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, और फ्लोएम में और कॉन्सेंट्रेशन हाई है, फिर भी मेसोफिल से फ्लोएम में ही जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी? कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फ्लोएम लोडिंग सिम्प्लास्टिक एज वेल एज एपोप्लास्टिक। तो फ्लोएम लोडिंग 2 तरह की होती है, एक सिम्प्लास्टिक होती है और एक एपोप्लास्टिक होती है। हम आपको बताएंगे कि किसमें अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि सिम्प्लास्टिक में क्या होता है, एपोप्लास्टिक में क्या होता है और किसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब सपोज कि ये जो सेल्स थी, इन सेल्स में क्या हो गया? यहाँ से यहाँ पे लोड हो गया। लोड होने के बाद अब कहीं नीचे समझ लीजिए कि अब सपोज कि ये फ्लोएम ऐसे नीचे जा रहा है और यहाँ पे कहीं फिर इसका सिंक है, ठीक है, यहाँ पे सिंक है। तो ये हमारा सोर्स हो गया और यहाँ पे कहीं सिंक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। ये क्या प्रोसेस हो गया? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे हमारी सिंक सेल है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। फिर फ्लोएम अनलोडिंग, जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो जो शुगर यहाँ पे फ्लोएम में है वो फ्लोएम की अनलोडिंग हो जाती है, वो सिंक सेल में चली जाती है। ट्रांसफर ऑफ फ्लोएम कार्बोहाइड्रेट टू सिंक, जस्ट रिवर्स ऑफ फ्लोएम लोडिंग। जैसा फ्लोएम लोडिंग हुआ था वैसी फ्लोएम अब अनलोडिंग होगी, ठीक है। अब क्या होगा? फ्लोएम अनलोडिंग होगी। तो इस तरीके से ये 3 प्रोसेस के थ्रू सोर्स से सिंक तक जाने में ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: फ्लोएम लोडिंग, ट्रांसलोकेशन और फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है। अब शुगर किस फॉर्म में ट्रांसलोकेट होती हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुगर किस फॉर्म में ट्रांसलोकेट हो सकती हैं। तो शुगर कभी भी रिड्यूसिंग शुगर्स ट्रांसलोकेट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो लिखा है कि रिड्यूसिंग शुगर्स आर नेवर ट्रांसलोकेटेड। हाँ, अब ऐसा क्यों? जैसे ग्लूकोज है तो ये क्या होगा कि जब इसके पास एक फ्री, सपोज ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो इसके पास कुछ फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होंगे, तो ये किसी भी मॉलिक्यूल से बीच में रास्ते में रिएक्ट कर सकते हैं, और रिएक्ट करेंगे तो ट्रांसलोकेशन में हिंड्रेंस क्रिएट होगा। फिर एनर्जी एक्सेस, ट्रांसलोकेशन में भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ट्रांसलोकेशन कभी भी रिड्यूसिंग शुगर्स का नहीं होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का होता है। तो मैक्सिमम टाइम जो ट्रांसलोकेशन होता है वो
किसके फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में होता है, मैक्सिमम टाइम सुक्रोज के फॉर्म में होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के जिसके थ्रू भी शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है। तो आपको पता है कि जो सुक्रोज होता है वो तो डाइसैकेराइड है, ठीक है। ये फिर एक रेफिनोज होता है रेफिनोज क्या होता है? ट्राइसैकेराइड होता है। इसके बाद स्टाइकोज होता है, ये क्या होता है? ये टेट्रासैकेराइड होता है। और एक बर्बकोज होता है, ये पेंटासैकेराइड होता है। तो आपने क्या देखा कि ये सभी क्या हैं? ये तो पॉलीसैकेराइड है, तो ये तो रिड्यूसिंग होते ही नहीं, और सुक्रोज भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। तो ये सारे एक तरीके से नॉन रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल हैं। तो आपको ये याद रखना है कि शुगर का ट्रांसलोकेशन हमेशा और हमेशा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में होता है, पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स बहुत बड़े बड़े पॉलीसैकेराइड्स नहीं, ये देखिए पेंटासैकेराइड्स तक, ठीक है। इस तरह के पॉलीसैकेराइड्स ट्रांसलोकेट कर सकते हैं या फिर सुक्रोज कर सकता है। और इनका स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको पता है कि एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलता है तो क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। फिर इसके बाद अब इसी में एडिशनली क्या हो गया? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज मिल जाएगा तो ये रेफिनोज बन जाएगा। फिर इसी में एक और गैलेक्टोज मिल जाएगा तो ये स्टाइकोज बन जाएगा, और फिर एक और गैलेक्टोज जुड़ेगा तो वर्बकोज बन जाएगा। तो ये इसके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, कि सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, रेफिनोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज होता है, और फिर स्टाइकोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज होता है, और इसमें फिर एक्स्ट्रा एक और गैलेक्टोज हो जाता है। तो इस तरीके से ये शुगर्स ट्रांसलोकेट होते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे कि इस फॉर्म में किस तरह से ट्रांसलोकेट होंगे और इस फॉर्म में किस तरह से ट्रांसलोकेट होंगे। और रेट ऑफ फ्लो, अगर हम लोग शुगर का सपोज कि जैसा हमने बताया कि सपोज यहाँ पे कोई सोर्स सेल्स है, फिर ये फ्लोएम है, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे सिंक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है उसका एक रेट होता है, ठीक है। रेट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो 1 मीटर पर आवर्स, ठीक है। एवरेज देखा गया, मतलब हर प्लांट की अपनी अपनी अलग टेंडेंसी होगी, लेकिन ऑन एवरेज क्या देखा गया है कि 1 मीटर पर आवर, 1 आवर्स में 1 मीटर वो डिस्टेंस क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया? लालिमा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एक ये आप डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम में देखिए फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि CO2 फिर क्या होता है कि रॉ मटेरियल एज ए CO2 यूज होता है, फिर शुगर बनता है, और उस शुगर को अब ये सब क्या है? ये सब मेसोफिल सेल्स हैं। सपोज कि लीफ का स्ट्रक्चर का हम अगर इमेजिन करें, और ये सब मेसोफिल सेल्स एक दूसरे से यहाँ पे ये क्या कनेक्शन शो कर रही हैं। और प्लांट में जो कनेक्शन शो करता है सेल टू सेल कनेक्शन, मतलब कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लाज्माडेस्मेटा, ठीक है, या प्लाज्माडेस्मा कहिए या प्लाज्माडेस्मेटा कहिए। जैसे कि एनिमल सेल्स में गैप जंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे प्लांट के केस में क्या होते हैं? प्लाज्माडेस्मेटा होते हैं। अब ये देखिए, जहाँ एक सपोज इस सेल में शुगर का फॉर्मेशन हुआ, दूसरे सेल्स में पहुंचा, तीसरे सेल्स में पहुंचा, तो ये सब क्या है? ये सोर्स सेल्स हैं, ठीक है। इसके बाद मेसोफिल सेल्स से बंडल शीथ सेल्स में पहुंच गया। बंडल शीथ सेल्स के पहुंचने के बाद फिर अगर सपोज कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए कंपेनियन सेल्स। तो अब हमने आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर बता चुके कि फ्लोएम के स्ट्रक्चर में 2 मेजर होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं और एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। तो इन्हीं में फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन मेजर फॉर्म में यही दोनों सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये कंपेनियन सेल्स हैं। ये क्या है? ये भी कंपेनियन, ये 2 फ्लोएम के स्ट्रक्चर बनाए गए, ये भी कंपेनियन सेल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कि शुगर्स क्या हुआ कि जो एरो क्या दिखा रहा है कि शुगर्स कैसे कैसे मूव कर रही है। अब यहाँ पे शुगर्स किस फॉर्म में है? सपोज मान लीजिए हम उसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। अब एक तो ये हो सकता है कि सपोज कि यहाँ पे जो ये बंडल शीथ सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये बंडल शीथ सेल्स है, इसके बाद ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स है। जब हमने आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर बता रहे थे तो हमने उसके बगल में आपको बताया था कि सपोज ये आपका सीव ट्यूब है, फिर ये कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पे एक फ्लोएम पैरेन्काइमा भी हमने बताया था। तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स से क्या होता है? यहाँ पे जो आपको कंपेनियन सेल्स दिख रहे हैं, इनके बीच में देखिए प्लाज्माडेस्मेटा बना हुआ है। तो ये क्या हुआ कि शुगर्स यहाँ पे ट्रांसलोकेट हो गया, प्लाज्माडेस्मेटा के थ्रू सीव ट्यूब में आ गया, और सीव ट्यूब से अब आगे बढ़ेगा। अब कहाँ जाएगा? अब आगे जाएगा मतलब
जो भी उसको ट्रांसलोकेट होके वो अपने सिंक के पास जाएगा। तो एक तो यहाँ पे प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि प्लाज्मा डेस्मेटा में डायरेक्टली ना जाके ये क्या हो, एपोप्लास्ट में शुगर चला जाए। और तो यहाँ पे क्या है, जब ऐसा तब है जब यहाँ के सेल के पास देखिए कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लाज्मा डेस्मेटा सपोज नहीं है। हमने आपको, जब हम आपको फ्लोएम के स्ट्रक्चर बता रहे थे तो हमने बताया था कि सराउंडिंग सेल्स में कुछ सेल्स का क्या होता है कि कनेक्शन होता है और कुछ सेल्स में नहीं होता है। तो जिन सेल्स में कनेक्शन नहीं होता वहां पे फिर फ्लोएम कैसे लोड, मतलब कैसे शुगर लोड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अगर कनेक्शन नहीं है तो शुगर कहाँ चला गया, एपोप्लास्ट रीजन में चला गया। और एपोप्लास्ट रीजन में जाके फिर वो किस तरह से यहाँ पे ट्रांसलोकेट होता है वो हम आपको बताएं कैसे लोड होता है। तो सेल वॉल एपोप्लास्ट पाथवे, ये वाले पाथवे को क्या कहेंगे, सेल वॉल एपोप्लास्ट पाथवे, क्योंकि शुगर कहाँ गया, एपोप्लास्ट में गया। इस वाले पाथवे को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म सिम्प्लास्ट पाथवे, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लाज्मा डेस्मेटा इसके थ्रू ही आ गया है। ठीक, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए सपोज ये लीफ का स्ट्रक्चर है तो इसमें ये पूरे इन सेल्स को दिखाया गया कि ये वाले सेल्स ये इस तरह से हैं, यहाँ पे फिर ये बंडल शीथ सेल्स हैं, फिर यहाँ पैरेन्काइमा, फिर यहाँ पे फ्लोएम है। ठीक है, तो ये फ्लोएम के स्ट्रक्चर के थ्रू ही ट्रांसलोकेशन का पूरा ये एक बनाया गया है ओवरव्यू। अब हम लोग इसमें जो फ्लोएम लोडिंग है, जैसा हमने बताया कि यहाँ पे आपको दो पाथवे दिख रहे हैं, एक एपोप्लास्ट वाला पाथवे और एक सिम्प्लास्ट वाला पाथवे। तो दो पाथवे के थ्रू फ्लोएम की लोडिंग की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। फ्लोएम लोड होना, लोड होने का मतलब कि जो सोर्स सेल्स हैं, सोर्स सेल से फ्लोएम का स्ट्रक्चर क्या है, सीप ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स, वहां पे शुगर को लोड होना है पहले। तो ये लोडिंग का प्रोसेस, और लोडिंग के प्रोसेस दो तरह से पाथवे होते हैं, एक एपोप्लास्ट हो सकता है और दूसरा सिम्प्लास्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखिए फ्लोएम लोडिंग का ये यहाँ पे एक और इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर बनाया गया है, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये सोर्स सेल्स है, ये वाली सेल्स को क्या माना गया है, सोर्स सेल्स है, और ये सीव एलिमेंट है। ठीक है, ये सीव प्लेट है, ये आप समझ ही रहे हैं सीव प्लेट है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि सीव प्लेट में ऐसे होल होते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर होते हैं, और जब कोई मीन्स कोई डैमेज होता है या फिर कोई ऐसा सीजनल ऑनसेट नहीं, अभी पर्टिकुलर वो सीजन नहीं है जिसमें जहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे उस शुगर को पहुंचाना है, तो उस समय ये पोर को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक, जैसे कि पी प्रोटीन है या कैलोस के थ्रू सीलिंग कर दी जाती है। तो लेकिन अगर कोई अभी कुछ भी नहीं है और सोल्यूट को ट्रांसलोकेशन होना, तो ये पोर ऐसे ही ओपन रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सोर्स सेल्स के पास शुगर बना, सुक्रोज के फॉर्म में बना। अब इसके बाद सोर्स सेल्स का कनेक्शन सीव ट्यूब एलिमेंट से प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू है। तो जब ये कनेक्शन है तो इसको कहा जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे, क्योंकि यहाँ पे सेल टू सेल कनेक्शन है, और जहां भाई कनेक्शन है, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि कंपोनेंट इधर से इधर जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब कनेक्शन नहीं, अब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है तो कैसे जाएगा, तो सोर्स सेल से शुगर कहाँ आ रही है, शुगर एपोप्लास्ट रीजन में आ रही। देखिए सेल वॉल या एपोप्लास्ट रीजन लिखा है, शुगर एपोप्लास्ट रीजन में आ रही, और फिर यहाँ पे होता है एक सिम्पोर्टर। ठीक है, और उस सिम्पोर्टर के थ्रू फिर शुगर को यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मींस की लोडिंग की जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का इन्वॉल्वमेंट और सिम्पोर्टर एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक वाले में क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सिम्प्लास्ट वाले में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो गई। अभी हम लोग इसको और बात करेंगे। और ये डैश लाइन क्या शो कर रहा है, जैसे सपोज की शुगर आ गई, ये डैश लाइन का मतलब कि अगर मान लीजिए ये सब दोनों में से कोई पाथवे नहीं हुआ, प्लाज्मा डेस्मेटा भी शुगर नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ये भी नहीं हो रहा, तो एक अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि शुगर एपोप्लास्ट में आ गई, लीक होके आ गया, लीकेज इसको हम मान सकते हैं। फिर वापस उसको कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं कि वापस उसको सोर्स सेल्स में भेज दिया जाता है, अगर वो ट्रांसलोकेट उसे नहीं होना है, या फिर सीव ट्यूब एलिमेंट से वापस फिर आके, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होना तो सीव ट्यूब एलिमेंट से वापस आके फिर वो यहाँ पे इस तरह से चली जाती है सोर्स सेल्स में, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये फ्लोएम की लोडिंग है। अब यहाँ पे जो हमने आपको पाथवे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 लिखा है और 2 लिखा है, तो यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, आप इसको मतलब पढ़ लीजिएगा एक बार, जो हमने बताया सेम वही चीज लिखी हुई है, ये आपके नोट्स के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, और कौन से ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होते हैं एपोप्लास्टिक लोडिंग में, शुगर H+ को ट्रांसपोर्टर, या इसको हम लोग सिम्पोर्टर भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर शुगर
अगर शुगर सिम्प्लास्टिक लोडिंग के थ्रू कैसे होगा। सिम्प्लास्ट हमने बता दिया कि सिम्प्लास्ट के थ्रू मतलब सेल टू सेल कनेक्शन है और उसके थ्रू वो मीन्स लोड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सिम्प्लास्टिक लोडिंग में क्या होगा। यहाँ पे सपोज ये बंडल शीथ सेल्स हैं, जैसा हमने अभी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया, ये यहाँ पे मेसोफिल सेल्स है, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स है, यहाँ पे फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये बंडल शीथ सेल्स है और ये इंटरमीडिएटरी सेल्स हैं। अब इंटरमीडिएटरी सेल्स हमने आपको फ्लोएम के स्ट्रक्चर में एक टाइप बताया था जिसमें हमने इंटरमीडिएटरी टाइप्स भी बताया था, तो अब आप उसको आपके दिमाग में वो होना चाहिए, सेल्स हैं। फिर इसके बाद ये सीव एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप ग्लूकोज देख रहे हैं, फ्रक्टोज देख रहे हैं। अब बंडल शीथ सेल्स में ग्लूकोज फ्रक्टोज मान लीजिए आया। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है, सुक्रोज बन गया। अब सुक्रोज यहाँ पे ये प्लाज्मा डेस्मेटा दिख रहे हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू कहाँ पे आया, इंटरमीडिएटरी सेल्स में आया। जब यहाँ पे इन सेल्स में आया तो यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि सुक्रोज से गैलेक्टोज को जोड़ देता है, मीन्स कि रेफिनोज सिंथेज पाया जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, रेफिनोज बनने लगता है, ठीक है, रेफिनोज बनने लगा। अब इसके बाद रेफिनोज बनने के बाद फिर ये रेफिनोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है सीव ट्यूब एलिमेंट में और यहाँ पे फिर क्या हो गया, सीव ट्यूब एलिमेंट में आ गया। तो फिर इसके बाद वो ट्रांसलोकेट कहीं भी हो सकता है। तो अगर पॉलीमर्स देखिए कैसे पॉलीमर्स जो स्मॉल स्मॉल जो पॉलीमर्स बने थे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले सुक्रोज है, फिर एक और मॉलिक्यूल को ट्रैप करके ट्राइसेक्राइड बनाया जा रहा है और ट्राइसेक्राइड को फिर सीव ट्यूब एलिमेंट में भेजा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आपने देखा कि बंडल शीथ सेल्स में सुक्रोज बना था, फिर सुक्रोज बनने के बाद जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो आने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल यहां से आ गया। आने के बाद जब ये वाला मॉलिक्यूल बनता है, जब क्या बनता है, टेट्रा, यहाँ पे जब टेट्रासेक्राइड बन जाता है तो ये वापस यहाँ पे, यहाँ भाई जब अगर आपको कहीं भी रास्ता दिख रहा है तो मॉलिक्यूल तो इधर भी जा सकता है, तो इधर नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ के प्लाज्मा डेस्मेटा का साइज छोटा होता है और यहाँ के प्लाज्मा डेस्मेटा का साइज बड़ा होता है। आपको देखने पे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे छोटा साइज दिख रहा है और यहाँ पे बड़ा साइज दिख रहा है। तो मीन्स कि जो ट्रायोज मतलब कि जो ट्राइसेक्राइड्स हैं वो तो इधर से इधर जा सकते हैं, लेकिन ट्राइसेक्राइड जो यहाँ पे बने वो वापस यहाँ बंडल शीथ सेल्स में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से पूरा नेचर ने एक मैनेजमेंट किया है कि कैसे मीन्स की लोडिंग करनी है अगर, तो इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बताया, सुक्रोज सिंथेसाइज इन मेसोफिल सेल्स डिफ्यूज फ्रॉम द बंडल शीथ सेल्स into the intermediary cells through the abundant plasma desmata। प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू आ जाता है बंडल शीथ सेल्स में यहाँ पे। फिर इसके बाद इन द इंटरमीडिएटरी सेल्स रेफिनोज स्टाइकोज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम sucrose and galactose, thus maintaining the diffusion gradient of sucrose because their larger size they are not able to diffuse back into mesophyll cells। क्योंकि इनके साइज, अभी इसमें एक और गैलेक्टोज जुड़ जाए, इसमें एक और गैलेक्टोज जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, स्टाइकोज बन जाएगा और फिर ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके प्लाज्मा डेस्मेटा का साइज छोटा होता है। रेफिनोज एंड स्टाइकोज आर द एबल टू डिफ्यूज इनटू सीव एलिमेंट एंड एज अ रिजल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट शुगर राइजेज इन इंटरमीडिएटरी सेल्स एंड सीव एलिमेंट। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे आते जा रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा क्योंकि ये वापस तो जा नहीं पा रहा है, यहाँ से सिर्फ आ रहा है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और इसी को कहा जाता है पॉलीमर को ट्रैप किया जा रहा है, तो पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल। तो ये होता है सिम्प्लास्टिक लोडिंग का मेथड कि कैसे सिम्प्लास्टिक मेथड के थ्रू हो रहा है, क्योंकि भाई सिम्प्लास्ट अगर एक सेल से दूसरा सेल कनेक्शन है तो वो वापस बैकफ्लो भी तो हो सकता है, तो उस बैकफ्लो को कैसे रोका जाए तो इसमें ये बताया गया है। फिर इसके बाद हमने आपको दूसरा मॉडल बताया एपोप्लास्टिक, मतलब फ्लोएम लोडिंग। दूसरे प्रोसेस किसके थ्रू हो सकती है, एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग। और एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग में हमने आपको क्या बताया कि ये एक्चुअली में एनर्जी ड्रिवन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एपोप्लास्टिक, इतना समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था, तो यहाँ पे आप क्या देखा कि यहाँ पे ये सीव एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे सोर्स सेल्स है। यहाँ पे सीव एलिमेंट इनके पास क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो ठीक यहाँ पे देखिए ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है,
ठीक, यहाँ पे ये क्या है, ये स्ट्रक्चर को यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, ये एपोप्लास्ट का रीजन है, ये वाला रीजन क्या है, एपोप्लास्ट का रीजन है, जहां पे क्या है, सिम्पोर्टर है, ठीक है, या को ट्रांसपोर्टर है। वो कौन सा को ट्रांसपोर्टर है, H प्लस सुक्रोज, यहाँ पे देखिए लिखा है सुक्रोज H प्लस सिम्पोर्टर, या इसको को ट्रांसपोर्टर कहिए, ये एपोप्लास्ट रीजन में है। और इसके बाद यहाँ पे ये कौन सी सेल्स है, कंपेनियन सेल्स और सीप ट्यूब सेल्स है। ये क्या है, कंपेनियन सेल्स है और ये है सीप ट्यूब सेल्स, और यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर है। अब देखिए ये कैसे, एपोप्लास्ट से, एपोप्लास्ट में शुगर, तो यहां से ये मेसोफिल सेल्स या बंडल सेल से कहां पे आ गया, एपोप्लास्ट में शुगर आ गया। अब एपोप्लास्ट में जो शुगर आया है उसको यहां पे कैसे मतलब लाया जाए, तो उसके लिए यहां पे देखिए क्या होता है कि जो ये यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ये सुक्रोज यहाँ पे है, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको ये लग रहा है कि ये सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे ये फ्लोएम है और यहाँ पे ये एपोप्लास्ट रीजन। आपको पता है कि एपोप्लास्ट में H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन कैसे होते हैं, हाई होते हैं। हमेशा से हम लोग बात करते हैं कि एपोप्लास्ट में हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, लो pH, है ना, ये बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5 ऐसे ही pH रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि हाई H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और क्योंकि ये तो सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे लो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फिजियोलॉजिकल pH में अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है सेल का साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखिए, ये जो सिम्पोर्टर, तो यहाँ पे H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, तो एक ग्रेडियंट बना, यहाँ पे ग्रेडियंट है, उस ग्रेडियंट से एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो ये सुक्रोज और H प्लस आयन है, ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर है और उसको एनर्जी चाहिए। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट एटीपी नहीं यूज होता, जैसे पंप में डायरेक्ट एटीपी यूज होता है, यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेडियंट जनरेट होता है, उस ग्रेडियंट में जो एनर्जी होती है उससे एटीपी बनाया जाता है और उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ठीक वैसा ही प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए एटीपी H प्लस आयन के ग्रेडियंट से बन के, और फिर क्या हो रहा है कि ये फिर सुक्रोज इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसको कहा जाता है एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग। Sugar H plus co-transport, the energy for sugar uptake may be provided by the plasma membrane ATPase proton pump। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटॉन एटीपेस पंप पाया जाता है जिसके थ्रू एनर्जी मिलती है। तो ये हो गया एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग। तो अब आप लोगों ने एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक लोडिंग के बारे में जान लिया। एपोप्लास्टिक लोडिंग में अब देखिए, एपोप्लास्टिक लोडिंग में क्या होगा कि शुगर कैसी लोड होगी, सुक्रोज के फॉर्म में होगी, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टर कौन सा है, सुक्रोज ट्रांसपोर्टर, किसी पॉलीसेकेराइड का ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि जब एपोप्लास्टिक लोडिंग होगी तो उसमें सुक्रोज ही ट्रांसपोर्ट मतलब लोड होगा। ठीक है, और अगर सिम्प्लास्टिक की बात करें तो वहां पे सुक्रोज भी हो सकता है, ओलिगोसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स इन एडिशन टू सुक्रोज इंटरमीडिएटरी सेल्स, जैसा कि हम लोगों ने पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल में देखा। अब कंपेनियन सेल्स कैसी होती हैं, जो एपोप्लास्टिक लोडिंग में ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स और ट्रांसफर सेल्स होती हैं। जो सिम्प्लास्टिक होता है उसमें इंटरमीडिएटरी सेल्स होती हैं, और इनका हमने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था कि सराउंडिंग सेल्स से जैसा इनका कनेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इनको, इनके कंपेनियन सेल्स को अलग अलग 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बताया है। अब नंबर और प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्टिंग सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल्स टू सराउंडिंग सेल्स। अब भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है एपोप्लास्टिक वाले में, तो ऐसे सेल्स में जो प्लाज्मा डेस्मेटा है वो कम होते हैं, तभी तो इसकी जरूरत पड़ी है इस ट्रांसपोर्टर की। और ऐसे केस में जब सिम्प्लास्टिक लोडिंग होती है तो वहां पे एबेंडेंट होते हैं ट्रांसपोर्टर, प्लाज्मा डेस्मेटा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तभी सिम्प्लास्टिक लोडिंग आराम से हो जाती है। लेकिन एपोप्लास्टिक लोडिंग तो तभी होती है ना, क्योंकि जब प्लाज्मा डेस्मेटा कम होते हैं या बहुत होते ही नहीं है, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा कि ट्रांसपोर्टर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक लोडिंग का डिफरेंस है। अब इसके बाद एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कैस्पेरियन स्ट्रिप पे। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक मतलब सपोज कि जब आप इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल वॉल किसी भी सेल के बाहर बनाते हैं, तो उसमें बीच बीच में एक बैंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। तो कैस्पेरियन बैंड्स होने की वजह से क्या होता है कि सेल वॉल मटेरियल में ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, ब्लॉक करता है एपोप्लास्टिक न्यूट्रिएंट की सप्लाई को। तो उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि
कि किसकी वजह से एपोप्लास्टिक या कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से कौन से एपोप्लास्टिक लोडिंग में, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। बट इसमें क्या है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप इज अ बैंड ऑफ सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिटेड इन रेडियल एंड ट्रांसफर वॉल ऑफ इंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप ब्लॉक द एपोप्लास्टिक न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। भाई सिम्प्लास्ट से तो उसको मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो सेल टू सेल, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन है, तो वहां ये काम नहीं। लेकिन क्योंकि ये सेल वॉल में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, तो एपोप्लास्टिक जो लोडिंग होगी वहां पे ये क्या कर सकता है, हिंड्रेंस कॉज कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप का ये यहाँ पे एपोप्लास्टिक लोडिंग में हिंड्रेंस या ब्लॉकेज कर सकता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि फ्लोएम का लोडिंग कैसे होता है। इतना आपने समझा, सभी लोगों को समझ में आया फ्लोएम का लोडिंग। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि अब इसका हम लोग को समझना है कि इसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। क्या उसके पीछे मैकेनिज्म है कि सपोज कि किसी भी सोर्स सेल्स में, सोर्स सेल्स से यहाँ पे जो सीव ट्यूब या कंपेनियन सेल्स का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे शुगर्स आ गए, आने के बाद ये फ्लोएम का पूरा ऐसे स्ट्रक्चर मान लीजिए कंडक्टिंग टिश्यू है, और यहाँ पे आपका सिंक है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे शुगर खूब लोड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे शुगर लोड हो गया, लोड होने के बाद अब ये इसको आना है नीचे, यहाँ पे ट्रांसलोकेट होना है। तो ये वाले प्रोसेस के पीछे क्या मैकेनिज्म है, ये कैसे ट्रांसलोकेट होता है, क्या एनर्जी जरूरत पड़ती है, या कोई प्रेशर लगता है, या वाटर पोटेंशियल काम करता है, क्या ऐसा होता है कि यहां से यहां नीचे ये ऐसे आता है। ठीक, तो ये इस चीज को देखने के लिए पहले आपको समझना होगा मुंज हाइपोथेसिस। तो मुंज एक साइंटिस्ट है, अर्न मुंज करके, उन्होंने पहले तो एक ये बताया, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो कंटेनर हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंटेनर ए एंड बी, इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कंटेनर ए है और एक यहाँ पे बी है। अब इसके बाद इसमें क्या किया गया कि जो कंटेनर ए है, कंटेनर ए में शुगर सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे लिखा है डायलिसिस ट्यूबिंग कंटेनिंग सुक्रोज एंड डाई सोल्यूशन। यहाँ पे सुक्रोज है, सुक्रोज में को डाई कर दिया गया, डाई ना भी आप याद रखिए, बस यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन। और इसमें क्या किया गया, और इसमें बहुत ही समझ लीजिए कि एक तरीके से इसमें कोई आप या इसको कहिए बहुत डाइल्यूट है, या आप इसको मान लीजिए कि इसमें है ही नहीं, इस वाले इसमें ये एक तरीके से ऑस्मोमीटर्स हैं। ठीक है, मतलब कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को नापने के लिए एक ऑस्मोमीटर्स होते हैं। तो इनमें दो कंटेनर, जिसमें कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रखा गया और जिसमें एक बहुत डाइल्यूट, या आप कहिए कि कोई वाटर ही था, आप इसको इसी तरह से मान लीजिए वाटर ही था। और उस सुक्रोज सोल्यूशन को डाई भी कर दिया गया, जिससे हमें ये पता चले कि उसका फ्लो कहाँ पे हो रहा है। अब ये बताइए, जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, तो और यहाँ पे डाइल्यूट है, या आप समझिए वाटर है, तो ये टेंडेंसी होती है कि एक यहाँ पे वाटर का प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक वाटर का प्रेशर लगता है, और वो वाटर का प्रेशर क्या कोशिश करता है कि शुगर सोल्यूशन यहाँ से, क्योंकि इनका कनेक्शन है, सपोज ये ए और बी है, इनका कनेक्शन सी से है, इनका कनेक्शन सी से है। ठीक है, एक सी ट्यूबिंग मतलब कि एक ग्लास ट्यूब है जिससे इसका कनेक्शन है सॉरी, कनेक्शन है कैपिलरी ट्यूब से, यहाँ पे इसका कनेक्शन है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इस डायलिसिस बैग में भरा हुआ है, और यहाँ पे वाटर है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाटर है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, तो ये वाटर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उस प्रेशर की वजह से ये शुगर सोल्यूशन क्या होता है, इस ट्यूब के थ्रू इसमें जाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है, तो यहाँ पे जाने की कोशिश करता है। और उसको हम लोग पहचान ऐसे लेते हैं क्योंकि हमने उस शुगर को क्या किया है, कलर कर दिया है, तो हमें कलर से पता चल जाएगा कि ये भाई इधर से इधर ही जा रहा है। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि यहाँ का दोनों का इक्विलिब्रियम नहीं कंडीशन मेंटेन हो जाएगा। मतलब कि जब तक कि एक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल नहीं मेंटेन हो जाएगा, तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती है। और जब ये इधर ऐसे आता है, तो यहाँ भी एक प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि भाई यहाँ से बार बार कोई चीज लगातार आ रही है, तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट तो ज्यादा होगा, और यहाँ पे इसको एक कनेक्शन दे दिया गया, यहाँ पे एक कनेक्शन दे दिया गया। तो क्या देखा कि यहाँ से वाटर इधर जा रहा है, वाटर का फ्लो इधर हो रहा है।
ठीक, तो वाटर यहाँ पे आ रहा है, फिर एक प्रेशर, क्योंकि वाटर की अगर कमी हो जाएगी तो प्रेशर तो नहीं यहाँ पे लग पाएगा ना, फिर ये प्रेशर तब तक लग रहा है जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं हो जा रहा है, जब तक कि यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन वाटर पोटेंशियल बराबर नहीं हो गया यहाँ का और यहाँ का, तो तब तक ये प्रोसेस हो रहा है, और फिर इक्विलिब्रियम में जब आ जाता है तब ये प्रोसेस रुकता है। ठीक, तो इससे आपको इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक, इसको मान लीजिए कि जो आपने सपोज ये लिया, ये वाला जो है ये हमारी प्रोड्यूसर सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, प्रोड्यूसर सेल्स हैं। ठीक, ये हमारी कंज्यूमर सेल्स हैं, इनको हम लोग कंज्यूमर सेल्स मान लेते हैं। ठीक, अब कंज्यूमर सेल्स मतलब आप इसको सिंक मान लीजिए, इसको सोर्स मान लीजिए। अब सोर्स और ये क्या है, ये हमारा, इसको हम लोग जो ये सी ट्यूब है इसको आप मान लीजिए कि ये आपका फ्लोएम है, ये आपका फ्लोएम है, और इसको आप जाइलम मान लीजिए, जाइलम मान लीजिए। ठीक है, तो अब जैसे आपको पता है ना वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं, तो जाइलम का काम क्या है, मतलब वाटर को अपटेक करना, और फ्लोएम का काम क्या है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसलोकेट कराना। तो दोनों का ही काम अपना अपना अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर सेल्स के पास बहुत सारा क्या बना हुआ है, शुगर है। अब वो शुगर को यहाँ पे क्या करा जा रहा है, लोड कर दिया गया। मतलब लोड, फ्लोएम लोडिंग का तो प्रोसेस आप देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्रोड्यूसर सेल्स हैं वहां पे क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आई है, तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, वाटर का प्रेशर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है और ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करेगा। तो इस प्रेशर की वजह से ये यहाँ पे इस तरफ फ्लो होता है। और इसके बाद इसको जाइलम माना गया, तो क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन अभी ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो जब तक कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन, तब तक ये भी वाटर इधर फ्लो होता रहेगा। ठीक, वाटर इधर फ्लो होता रहेगा, और इस तरीके से यहाँ पे एक प्रेशर लगता है ना। तो यहाँ पे इस मॉडल के थ्रू, इस फिजिकल मॉडल के थ्रू, इस मॉडल के थ्रू समझाया गया है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फॉर ट्रांसलोकेशन। मतलब कि प्रेशर फ्लो के थ्रू ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस समझाया गया है। यहाँ पे ऑस्मोमीटर ए को सोर्स माना गया है, जिसके पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन है, हाँ, जिसमें डाई भी है। ऑस्मोमीटर बी को क्या माना गया है, सिंक माना गया है, जो कि जिसके पास वाटर है, या आप इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी मान सकते हैं। दोनों ऑस्मोमीटर्स कनेक्टेड रहते हैं कैपिलरी से, कैपिलरी ट्यूबिंग से, जिसको फ्लोएम माना गया है। हमने आपको ऑलरेडी बताया। वाटर मूव इनटू ऑस्मोमीटर 1, और ऑस्मोमीटर 1 में वाटर का मूवमेंट होता है बाय ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू हुआ, जनरेटिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जब ऑस्मोसिस का प्रेशर होता है, जब इसके अंदर वाटर भाई जाता है, एंट्री लेता है, तो यहाँ पे एक वॉल पर क्या होता है, हमने आपको वाटर पोटेंशियल में बताया था कि एक वाटर, सपोज कि ये आपका डायलिसिस बैग है, इसमें वाटर की एंट्री हुई, तो वाटर में एक क्या होता है कि एक वॉल प्रेशर लगता है ना, और उसी को ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर की वजह से, जो कि वॉल प्रेशर लगता है, और वॉल से भी वो प्रेशर वापस आता है। तो इस तरीके के प्रेशर को क्या कहते हैं, ये एक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक, और वो वाटर की वजह से प्रेशर मीन्स लगा, उसी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किया, दैट फोर्सेस वाटर आउट टू ऑस्मोमीटर। अब यहाँ पे क्योंकि टर्जिड हो गया, यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर लग रहा है वाटर की वजह से, तो फिर ये प्रेशर ये देता है कि वाटर फ्लो करे इससे बाहर, तो ये इस ट्यूब में प्रेशर फ्लो करके ये शुगर सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे फ्लो करने लगता है। और दैट forces water out to osmometer, hydrostatic pressure that forces water out of the osmometer. B, water return via the tubing that connect the side arm flask। और यहाँ पे फिर क्या है कि क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से फिर एक यहाँ भी वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो फिर उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जब वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे कोई सोल्यूशन आ रहा है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये वाटर का मूवमेंट होता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन टू एंड सिस्टम, the sucrose dye solution flow through the capillary from osmometer A to B. In this model, system will come to equilibrium. That flow will cease when the sucrose concentration is equal into 2 osmometers. और ये प्रेशर तब तक लगा रहेगा
जब तक कि दोनों ऑस्मोमीटर्स में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा, नहीं बराबर होगा तो तब तक ये प्रेशर लगता रहेगा। ठीक, तो ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। अब इसको हम लोग, जो ये हम लोगों ने ये समझा, इसी को अब हम लोग इसमें फ्लोएम के उसमें कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये हमारी सोर्स सेल्स है, ये हमारी क्या है, ये हमारे यहाँ पे भाई CO2 है मिल रहा है, ये सुक्रोज बना, ठीक है, ये सोर्स सेल्स है, सोर्स सेल से लोडिंग शुरू हुई, फ्लोएम यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम में लोडिंग हो गई। तो अब हमने आपको बताया कि सोर्स सेल्स में तो फोटो एसिमुलेट बन रहे हैं, फिर बनने के बाद यहाँ पे लोड होते हैं, लोड वो सिम्प्लास्टिक, एपोप्लास्टिक, किसी भी तरीके की लोडिंग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कैसा मीन्स कंपेनियन सेल्स या मतलब कैसा फ्लोएम है उस पर डिपेंड करेगा, कैसा सराउंडिंग सेल्स से उसका कनेक्शन, उसके अकॉर्डिंग एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक जो भी प्रकार से क्या होगा, फ्लोएम को लोड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज का बहुत बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसके बगल में क्या है, उसके बगल में है जाइलम, ठीक है, तो जाइलम में पानी होता है, आपको पता है जाइलम का क्या अपवर्ड मूवमेंट होता है, प्लांट को वाटर देने का काम होता है और ये फ्लोएम का न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना होता है। तो क्या होता है कि जाइलम से वाटर, क्योंकि फिर जैसा सेम ये वाला स्ट्रक्चर याद करिए कि ये आप यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर यहाँ पे एक अंदर एंट्री ले रहा है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन है और एक प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। तो सेम क्या होता है कि जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो जाइलम से वाटर यहाँ पे आने लगता है, ठीक है, फ्लोएम में। यहाँ पे जब वाटर आता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है और उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है कि सॉल्यूट पूरा का पूरा ट्रांसलोकेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि सॉल्यूट ट्रांसलोकेट हो जाता है, लोकेट होके फिर यहाँ पे जो भी इसका डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचता है और फिर इसके बाद सिंक सेल में इसकी अनलोडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उस सुक्रोज के कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जाइलम से वाटर यहाँ पे आता है, उस वाटर की वजह से इसके वॉल पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। उस प्रेशर के लगने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का प्रेशर तो हाई है और यहाँ का प्रेशर लो है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर में एक डिफरेंस आता है, प्रेशर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ग्रेडियंट जनरेट हो गया, तो क्या होगा कि बल्क में फ्लो होता है, ठीक है, सॉल्यूट बल्क में फ्लो होता है। इसीलिए जबकि ये कैसा है और ये इसमें इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, ठीक, तो इसीलिए ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस तो है लेकिन फिर भी फास्ट है, पैसिव प्रोसेस है फिर भी फास्ट है सॉरी, इसीलिए ट्रांसलोकेशन को फास्ट प्रोसेस, भाई अगर रिक्वायरमेंट है और धीरे धीरे जा रहा है तो सही नहीं है, जब रिक्वायरमेंट है तो फास्ट ट्रांसलोकेट होता है। तो पैसिव ट्रांसलोकेशन होने के बाद भी ये फास्ट प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है और उस डिफरेंस की वजह से, और वो प्रेशर क्रिएट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जाइलम से वाटर आया, वाटर ने एक प्रेशर जनरेट किया है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। सॉल्यूट नीचे मतलब जहाँ भी इसको ट्रांसलोकेट होना वहाँ पे ट्रांसलोकेट हो जाएगा और इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ अनलोडिंग हो जाती है। जब अनलोडिंग होती है तो यहाँ पे सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। जब सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वाटर फिर से वापस जाइलम में चला जाएगा और इस तरह से ये पूरा मीन्स ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है। तो आपको पहली तो बात ये याद रखनी है, आपको कहीं भी ये नहीं बोलना है कि सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन वाटर पोटेंशियल की वजह से हुआ है। आप इसको वाटर पोटेंशियल नहीं कहेंगे, भले ही वाटर आया, क्योंकि यहाँ तो हाई वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल हो गया था, इसीलिए वाटर यहाँ पे आया, लेकिन उस पोटेंशियल की वजह से सॉल्यूट ट्रांसलोकेट नहीं हुआ है, वहां पे एक प्रेशर लगा है और प्रेशर का डिफरेंस है, इसकी वजह से सॉल्यूट ट्रांसलोकेट हुआ है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेशर फ्लो, इसको प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। और जो कि मुंज की हाइपोथेसिस पर काम करती। मुंज की हाइपोथेसिस क्या थी, ये थी, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। तो यहाँ पे क्या, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज दैट फोटो एसिमुलेट्स आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स से सिंक की तरफ जब ट्रांसलोकेट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। फ्लो ड्रिवन बाय ऑस्मोटिकली ड्रिवन प्रेशर ग्रेडियंट।
भाई क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ा था, इसकी वजह से वाटर यहाँ पे आया था। फ्रॉम सोर्स टू सिंक pressure gradient is established due to the phloem loading at the source and unloading at the sink। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ट्रांसलोकेट होता है। एज पर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज पैसिव प्रोसेस नॉट अ एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस। तो फ्लोएम लोडिंग में एपोप्लास्टिक सिर्फ एनर्जी डिपेंडेंट होता है, बाकी आप पूरे सोल्यूट ट्रांसलोकेशन में कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सोल्यूट ट्रांसलोकेशन अगर आपसे कोई पूछे सोल्यूट ट्रांसलोकेशन कैसा प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे कि ये मीन्स एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दैट वाटर फ्लो इन सीव ट्यूब इज ड्रिवन बाय प्रेशर ग्रेडियंट रादर देन वाटर पोटेंशियल। और हमने आपको यह भी बता दिया कि आपको ये नहीं कहना है कि वाटर पोटेंशियल की वजह से ऐसा हुआ, आपको ये कहना है क्योंकि सोर्स सेल्स में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा यहाँ पे इस जगह पे होता है, और यहाँ से फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे फ्लोएम की अनलोडिंग होने की वजह से यहाँ पे, या सपोज कि अनलोडिंग नहीं हुई, उसके पहले यहाँ पे प्रेशर कम था क्योंकि यहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम था, तो एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। वो प्रेशर जनरेट कैसे हुआ था, यहाँ पे वाटर आया था, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ था जिसकी वजह से ये शुगर ट्रांसलोकेट होती। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने। इसके बाद फ्लोएम अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर आ गया, यहाँ पे आया, आने के बाद शुगर आ गया यहाँ पे, आने के बाद अब यहाँ पे ये कोई नेबरिंग सेल्स है जहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आने के बाद ये फ्लोएम की अनलोडिंग का प्रोसेस है। ठीक है, फ्लोएम की अनलोडिंग के लिए या तो वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो सकता है, या फिर सिंपल अगर सुक्रोज के फॉर्म में आया, मतलब एक तो सिम प्लास्टिक के थ्रू सेल टू सेल कनेक्शन उसके थ्रू आ गया, दूसरा क्या हो सकता है कि सुक्रोज के थ्रू आ गया, तीसरा क्या हो सकता है कि सुक्रोज यहाँ पे एपोप्लास्ट में आए, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाए, और ग्लूकोज फ्रक्टोज फिर क्या हो जाए, अपने अपने उनके लिए तो ट्रांसपोर्टर होंगे, उनके थ्रू जाके सिंक सेल में चले जाए। तो इस तरीके से इसकी अनलोडिंग हो जाती है। द 3 पॉसिबल रूट्स फॉर शुगर अनलोडिंग इनटू सिंक सेल। In 3 favorable diffusion gradient is maintained by the metabolizing sugar once enter the sink cell। तो 3 मैकेनिज्म क्या है, या तो सिम्प्लास्ट के थ्रू हो जाए, या तो यहाँ पे एपोप्लास्ट के थ्रू हो जाए, या फिर सुक्रोज यहाँ पे जब आ जाए तो वो मेटाबोलाइज हो जाए, है ना, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज बना ले, फिर अपने अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू सिंक सेल में चला जाए। तो इस तरह से इसकी फ्लोएम की अनलोडिंग हो जाती है। अब इसके बाद अब कुछ इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में? बाई डायरेक्शनल फ्लो इन अ सिंगल सीव ट्यूब कैन नॉट अकर। ठीक है, मतलब कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक ही सीव ट्यूब है। अब सपोज कि ट्रांसलोकेशन ये सीव ट्यूब है, यहाँ पे सोर्स सेल्स है, यहाँ पे सिंक सेल है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि इधर भी ट्रांसलोकेट हो रहा है इधर भी हो रहा है, एक डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन होगा अगर कोई सिंगल सीव ट्यूब। ठीक है, तो सीव ट्यूब में कैसा होता है, सिंगल ट्रांसलोकेशन होगा, बाई डायरेक्शनल फ्लो नहीं होगा सिंगल सीव ट्यूब में। ठीक, इसके बाद फिर क्या है कि हाँ, अगर सीव ट्यूब जिस समय ट्रांसलोकेशन होता है उस समय सीव ट्यूब अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए। अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कोई डैमेज नहीं होना चाहिए सीव ट्यूब में। नहीं तो उस ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए इसको किस तरह से वैलिडेट किया गया, वैलिडेट मतलब कि आप इसकी कैसे मान्यता, आप ये बात कह रहे हैं तो उसको किस तरह से वैलिडेट आपने किया, कैसे मान्य किया है। जैसे कि ये आपके प्लेट्स हैं, ठीक है, सीव प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे अगर बोला गया कि सीव जिस समय ट्रांसलोकेट होता है उस समय सीव प्लेट पोर्स जो हैं वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए। अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कि डैमेज नहीं होने चाहिए। और ऐसे ही केस में ये देखा गया कि अगर सपोज कि इन सीव प्लेट पोर पे अगर हम पी प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाए या कैलोज का डिपोजिशन हो जाए तो क्या देखा गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब कि एक तरीके से हिंड्रेंस हो गया इन प्लेट्स में। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस होता है ट्रांसलोकेशन में। तो इस बात से क्या समझ में आई कि जिस समय ट्रांसलोकेशन होता है उस समय ये सीव पोर्स बहुत ही प्रॉपर और कोई भी ब्लॉकेज वगैरह इनमें नहीं होना चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड वाज बिटवीन 0.12 टू 0.46। हमने क्या बताया कि इनके बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो वो प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है 0.12 टू 0.46 मेगा पास्कल का प्रेशर होता है फॉर सोल्यूट ट्रांसलोकेशन। इतने प्रेशर की जरूरत होती है, ये डिफरेंस होता है तभी सोल्यूट ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो इट इज
ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट नॉट बाय वाटर पोटेंशियल, बार बार कह रहे हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है, वाटर पोटेंशियल की वजह से नहीं हो रहा है। अ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक कैसा होता है, पॉजिटिव ग्रेडियंट प्रेशर लगता है। प्रोसेस इज नॉट एनर्जी डिपेंडेंट, प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। इस चीज को वैलिडेट करने के लिए क्या किया गया कि एक साइनाइड, ठीक है, साइनाइड डाला गया। अब आपको पता है कि साइनाइड क्या करता है, साइनाइड स्टॉप कर देता है एटीपी की सिंथेसिस को। तो जब साइनाइड डाला गया तो उस भी केस में क्या देखा गया कि सोल्यूट ट्रांसलोकेट हो रहा था। तो इस बात से ये पता चला कि जो ये प्रोसेस है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को। द सीव ट्यूब पोर मस्ट बी अनऑब्स्ट्रक्टेड, जो हमने आपको बताया। इफ पी प्रोटीन और अदर मटेरियल ब्लॉक द पोर्स द रेजिस्टेंस वुड बी ग्रेट, अगर हम किसी भी तरीके से इन पोर्स को ब्लॉक कर देंगे तो उस समय सोल्यूट ट्रांसलोकेशन में क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक, तो इस तरह से ये सारी कुछ इसके फैक्ट्स थे। अब इसके बाद सिंक की एक स्ट्रेंथ होती है, सिंक की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब आप समझ रहे हैं कि उस भाई किसी भी चीज को लेना है तो लेने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिमुलेट बिटवीन कंपीटिंग सिंक इज डिटरमाइंड बाय द सिंक स्ट्रेंथ। सपोज कि ये प्लांट है, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ लग रही है, यहाँ पे फोटो एसिमुलेट्स बन रहे हैं, ये एक फ्रूट है और ये यहाँ पे एक रूट है। ठीक, अब सपोज यहाँ पे फोटो एसिमुलेट बन रहे हैं, एक सिंक हमारा फ्रूट हो सकता है, एक सिंक हमारा रूट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो अब जब ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो किस सिंक की ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। हम आपको आप दो लोग हैं और सपोज कि आप लोग दो लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम आपसे किसी से कह रहे हैं कि 10 घंटे पढ़िए, तो उसके पास अगर वो स्ट्रेंथ नहीं है 10 घंटे पढ़ने की तो क्या वो उतना उसको उस प्रेशर को झेल पाएगा, नहीं। लेकिन अगर किसी की टेंडेंसी है वो 10 घंटे पढ़ सकता है तो उसको ले लेगा। तो उसको कहते हैं सिंक की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब कि उसकी कितनी कैपेसिटी है या फिर वो कौन उसमें से compete कर पा रहा है। कंपीटिंग सिंक मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दो सिंक हैं, सिंक 1 और सिंक 2। अब जिसकी सिंक एक्टिविटी ज्यादा होगी वो पहले उसको मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं उनको पहले ले लेगा। अब सिंक की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, सिंक की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सिंक के साइज और सिंक की एक्टिविटी पे। अब सिंक का साइज, भाई कहीं पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो सिंक का साइज बड़ा हो गया। ठीक, दूसरी बात कि अगर तो सिंक का साइज और एक्टिविटी, अब कोई डेवलपिंग फ्रूट्स है तो डेवलपिंग फ्रूट्स और अगर सपोज कि स्टेम है, दो चीजें हैं तो डेवलपिंग फ्रूट्स में ज्यादा एक्टिविटी होगी ना, वहां पे फ्रूट्स को डेवलप करना है तो वहां पे सिंक की एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो किसी भी सिंक की एक्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, सिंक साइज और सिंक की एक्टिविटी। और जो ट्रांसलोकेशन है वो कंपीट कर मतलब जो सिंक है वो कंपीट करते हैं कि किस सिंक को पहले चाहिए, किसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फोटो एसिमुलेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अ स्ट्रॉन्गर सिंक इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो सिंक जिसकी ज्यादा अच्छी मतलब साइज होगी सिंक की और एक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्गर सिंक कहलाएगा और तो वहां पे ट्रांसलोकेशन रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है सोल्यूट ट्रांसलोकेशन। समझ में आया सबको?